नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में तृतीय उत्थान यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जयनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविज्ञानवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो कभी कभी एक प्रश्न ये आ जाता है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कौन है? तो जनक जैनेंद्र, जा से जनक। कौन से? तो बताया कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। अब इनके विषय में डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाज चंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। यानी कि अगर बात करें गोपाल ने, तो गोपाल जी ने तो इलाज चंद जोशी को माना है। गोपाल का इलाज होना चाहिए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा ना, है ना। तो गोपाल ने इलाज चंद जोशी को माना है ना, मनोविज्ञान का, और जैनेंद्र को मनोविश्लेषण का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक के मानने वाले उपन्यास सबसे पहले पुरस्कर्ता गोपाल ने इलाज जी को माना है, और जैनेंद्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो चलें, अब हम लोग आज की वीडियो में सबसे पहले प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं जैनेंद्र कुमार जी, और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनको हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैनेंद्र कुमार, उपन्यास, वर्ष और विषय। सबसे पहला उपन्यास इनका है परख, 1929 में। प्रेम का आदर्शीकरण किया गया है इसमें। दूसरा है सुनीता, 1934 में। श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभाव का चित्रण है। तीसरा है त्यागपत्र, 1937 में। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। चौथा है कल्याणी, 1939 में। विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण किया गया है। और अगला है सुखदा, 1952 में। नायिका सुखदा के मनोभाव का विश्लेषण किया गया है। और अगला है विवर्त, 1953 में। भुवन मोहिनी एवं जितेन के प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। व्यतीत की बात करें तो 1953 में है, और इसका विषय वस्तु अज्ञात है, दिया नहीं गया है। बात हम लोग करें जयवर्धन, 1956 में, तो व्यक्ति की जो निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। जयवर्धन में क्या है? व्यक्ति की निजता और द्वंद्व का चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध, 1965 में। अनंतर, 1968 में। अनाम स्वामी, 1974 में। तो इसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है। और दशार्क, इनका बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1985 में लिखा गया है। विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण किया गया है। तो अब इन सभी उपन्यास और उनके विषय वस्तु और उनके प्रकाशन वर्ष को कैसे याद किया जाए, तो एक छोटा सा आपको क्लू बनाना पड़ेगा। और क्लू हम लोग किस प्रकार से बना के चलेंगे, क्या कि देखिए, जैनेंद्र की बात करें तो परख किसकी? जैनेंद्र जी का है परख दोनों की करो। दोनों से हो गया दोनों। किसका? एक तो प्रेम का और दूसरा आदर्श का करो। और दूसरा ये भी मान सकते हैं कि स्त्री और पुरुष, युवक और युवती दोनों का करो। तो परख किसकी करो? अगर परख करनी है आपके, तो आदर्श की और प्रेम की, प्रेम और आदर्श की करिए। और परख करनी दोनों करिए, युवक और युवती की। तो इससे हो गया परख किसकी? बोले दोनों की, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, और प्रेम और आदर्श का। दूसरा है सुनीता, 1934। तो देखिए सुनीता क्या हो जाएगा? सुनीता 34 वर्ष से क्या कर रही हैं? श्रीकांत के साथ प्रसन्नता पूर्वक रह रही हैं। बस सुनीता से हो गया सुनीता, 34 से हो गया 1934 में। श्रीकांत से हो गया श्रीकांत के साथ प्रसन्नता से हो गया हरिप्रसन्न, है ना। सुनीता हो गया, सुनीता श्रीकांत के साथ 34 वर्ष से प्रसन्नता से रह रही है। अगला उपन्यास है त्यागपत्र, 1937 में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए त्यागपत्र, जयेंद्र ने क्या किया? 37 में क्या किया? 37 स्त्रियों के विद्रोह के कारण क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। बस हो गया। जयेंद्र ने क्या किया? 37 स्त्रियों के विद्रोह के कारण, विद्रोही स्वभाव के कारण क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। तो जयेंद्र से जयेंद्र हो जाएगा, त्यागपत्र से त्यागपत्र हो जाएगा। 37 से 1937 में। और स्त्रियों के विद्रोह से हो गया स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया है। बात करें अगले उपन्यास की, तो जयेंद्र का अगला उपन्यास है कल्याणी, 1939 में। विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण इसमें है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए क्या जयेंद्र की कल्याणी क्या है बताए? कल्याणी के तीनों विवाहों का क्या किया है इन्होंने? तीनों विवाहों की समस्या का चित्रण किया है। जयेंद्र क्या है? कल्याणी नाम का कोई पात्रा है, तो उसको क्या करते हैं? उसके 3 विवाह, तीनों है ना, इन्हें तीनों विवाहों का क्या किए हैं? विवाह का
जो समस्या है उसका चित्रण किसने, जैनेन्द्र जी ने किया है। आगे बात करें सुखदा। सुखदा कौन, बता रहे हैं कि जैनेन्द्र की जो सुखदा है ना, जैनेन्द्र ने क्या किया है कि सुखदा नायिका को 52 क्या दिया है, सुख दिया है, 52 सुख दिया है। कितना, बोले 52। जैनेन्द्र ने क्या किया है, नायिका को 52 सुख दिया है, या आप कह सकते हैं 52 सुविधा दिया है। किसको, जैनेन्द्र ने नायिका को। तो शुभ है ना, सुखदा हो गया, सुखदा 52 से हो गया 1952 में। इसमें नायिका के सुखदा के मनोभाव का वितरण किया गया है। कोई नायिका जिसका नाम सुखदा है उसी के मनोभाव का विश्लेषण इसमें किया गया है। अगला उपन्यासकार है विवर्त। और विवर्त की बात करें तो जैनेन्द्र जी ने विवर्त 1953 में लिखा है। इसमें के प्रमुख पात्र हैं भुवन मोहनी एवं जितेन। इनकी प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक बनाइए कि जैनेन्द्र ने क्या किया कि 53 वितर्क करके क्या करते हैं, 53 विवर्त करके भुवन और जितेन की प्रेम कथा का चित्रण किया है। बोले जैनेन्द्र जी ने क्या किया, 53 क्या किया, वितर्क, विवर्त को कर लीजिएगा, विवर्त करके क्या किया, भुवन और जितेन की प्रेम कथा लिखी। आगे बात करें व्यतीत। इस प्रकार जैनेन्द्र जी ने क्या किया कि 53 वर्ष की उम्र जो है व्यतीत कर ली। फिर क्या हुआ, जयवर्धन है ना, जयवर्धन का बताए 56 क्या करता है, व्यक्ति की सामाजिक और द्वंद्व को लेकर आता है। कह रहे हैं कि समाज के, जयवर्धन क्या करता है, समाज के 56 व्यक्ति के अंतर्द्वंद की समस्या लेकर आता है। फिर मुक्ति का बोध 65 में हो जाता है। जैनेन्द्र जी को मुक्ति का बोध बोले कब, 65 में हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि इन्हीं रचना पर, मुक्तिबोध पर, किसको, जैनेन्द्र जी को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तुम लोग पढ़े थे 66 में क्या हो जाता है, मुक्ति का बोध होता है किसको, जैनेन्द्र को, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ना। इन्हीं की 65 में इनको मुक्ति का बोध हुआ और 66 में इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। बात हम लोग करते हैं जैनेन्द्र अनंतर। इसके अनंतर क्या हो जाता है 1968 में, है ना, क्या हो जाता है 1968, है ना। 66 में इनको क्या मिल गया आकर, तो 68 में क्या हो गया, 68। फिर क्या हो जाता है, अनाम स्वामी। बता रहे हैं कि 74 में क्या करते हैं जैनेन्द्र जी, अनाम स्वामी के पास जाते हैं और क्या हो जाता है, इस प्रकार से 85 में क्या हो जाते हैं, दशार्क हो जाते हैं। दशार्क हो जाते हैं मतलब एक दर्शक हो जाते हैं और लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो आपने मोटा मोटा थोड़ा सा एक ट्रिक रख लीजिए, क्या परख करनी हो तो दोनों करिए, स्त्री और पुरुष की, युवक और युवती की, या आप कहते हैं प्यार, प्रेम और आदर्श की। सुनीता 34 वर्ष से श्रीकांत के साथ प्रसन्नता के साथ रह रही है। जैनेन्द्र ने 37 स्त्रियों के विद्रोह के कारण त्यागपत्र दे दिया। कल्याणी के तीनों विवाहों का वर्णन जो है किसने किया है, जैनेन्द्र जी ने किया है ना। जैनेन्द्र जी ने क्या किया है, सुखदा नायिका को 52 सुख दिया है या 52 सुविधा दी है। विवर्त है ना, विवर्त क्या करते हैं, 53 विवर्त करके भुवन और जितेन की प्रेम कथा को इन्होंने लिखा है। इस प्रकार से 53 साल इन्होंने व्यतीत कर लिया था। जयवर्धन 56 सामाजिक व्यक्तियों के द्वंद्व को लेकर आता है और क्या होते हैं, जैनेन्द्र जी को 65 में मुक्ति का बोध हो जाता है, 66 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। इसके अंतर क्या हो जाता है, वो 68 हो जाते हैं, 68 की उम्र में पहुँच जाते हैं। तो क्या करते हैं, अनाम स्वामी जो कि 74 वर्ष के हैं उनके पास जाते हैं और 85 में क्या हो जाते हैं, ये दर्शार्क हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप जैनेन्द्र जी के सभी उपन्यास को आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखें तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में जो मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम भाव का समर्पण दिखाया गया है। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं इलाज चंद जोशी, जो कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और जिनको गोपाल जी ने भी प्रस्तुता भी माना है। तो इनके प्रमुख उपन्यास कुछ इस प्रकार से हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। जो पहला है घेड़ामई, 1929 में एक युवती के पश्चाताप का चित्रण किया गया है और 1950 में इसको लज्जा शीर्षक से भी लिखा गया था। बात करें अगले उपन्यास सन्यासी, 1940 में नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अगला उपन्यास है पर्दे की रानी, 1942 में मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। और अगला उपन्यास है प्रेम और छाया, 1944 में लिखा गया। पार्श्वनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। आगे है निर्वासित, 1946 में महिप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किया गया है। मुक्ति पथ 1948 में इन्होंने लिखा है ना। तो आगे वर्ष सुबह के भूले 1951 में, जिप्सी 1952 में, जिसमें मनोविश्लेषण एवं सामाजिक भावना का चित्रण किया गया है। तो मनोविश्लेषण और सामाजिक भावना। जहाज का पंछी इनका अगला उपन्यास है, जहाज का पंछी
1954 में ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण किया गया है। ऋतु चक्र 1969 में आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगत का चित्रण है। और भूत का भविष्य 1973 में। अगला है कब की प्रेसी 1976 में। तो इन सभी उपन्यास को कैसे दिमाग में बैठाया जाए कि हमेशा के लिए अस्थायी हो जाए, तो देखिए इसका क्लू हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इलाज चंद जोशी में इलाज निकालेंगे। इलाज किसकी, बोले घृणामयी व्यक्ति की, है ना। तो घृणामयी व्यक्ति के क्या दोनों इलाज होना चाहिए। क्या इलाज होना चाहिए, एक तो घृणामयी जो कोई घृणा से युक्त युवक है उसका, और घृणा से युक्त युवती का। और आप कह सकते हैं घृणा एवं लज्जा दोनों का इलाज होना चाहिए। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा, घृणामयी का बाद में लज्जा में हो गया था ना, तो घृणा और लज्जा इन दोनों का इलाज होना चाहिए। और घृणा वाले जो है युवक और युवती, इन दोनों का इलाज होना चाहिए। तो दोनों से हो गया 2/9 यानी कि 1929। अगले इलाज किसका हो, सन्यासी का। अगर सन्यासी को क्या हो जाए, 40 वर्ष की उम्र में अहम भाव आ जाए तो उसका भी इलाज होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि पर्दे की रानी का इलाज होना चाहिए। क्यों, अगर 42 दिन से क्या है, मानसिक रूप से विकृत है कौन, तो पर्दे की रानी का भी क्या होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। पर्दे की रानी है जो पर्दे के पीछे है और 42 दिन से क्या है, मानसिक विकृतियों से जूझ रही है, तो उसका इलाज होना चाहिए। प्रेम और छाया किसका, बता रहे हैं कि देखिए प्रेम और छाया वाले व्यक्ति का कौन, परशुराम का भी इलाज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 44 वर्ष की उम्र में क्या कर रहा है, छाया से प्रेम कर रहा है। कौन, पारसनाथ। पारसनाथ क्या कर रहा है कि 44 वर्ष की उम्र में छाया से प्रेम कर रहा है, तो इसका भी इलाज होना चाहिए। तो कह रहे हैं प्रेम और छाया वाले व्यक्ति का भी इलाज होना चाहिए। कब, क्योंकि वो 44 वर्ष की उम्र में क्या कर रहा है, मानसिक रूप से कुंठित है। निर्वासिता, देखो निर्वासिता कौन है, बोले निर्वासित कौन है, महीप और नीलिमा, कितने 46 वर्ष से निर्वासित है, तो इनका भी इलाज होना चाहिए। तो इलाज का मतलब है कि उनके लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनकी समस्या हल कर की जानी चाहिए, है ना। ये ट्रिक बनाया गया है बस। कौन, बोले महीप और नीलिमा जो है 46 वर्ष से निर्वासित है, तो उनका भी इलाज होना चाहिए। और आगे मुक्ति पथ, वहाँ पे आपने मुक्ति का बोध पढ़ा था, है ना। यहाँ पर क्या है, मुक्ति बोध है। तो मुक्ति पथ यहाँ पे है 1948, और वहाँ पर मुक्ति का बोध था 65 में, और 66 पर उसको मिला है साहित्य अकादमी, किसका, जैनन जी का था। तो मुक्ति पथ ध्यान रखिएगा कि मुक्ति पथ 48 में। देखिए कोई व्यक्ति क्या, अगर मुक्ति के पथ उसको 48 वर्ष तक नहीं मिल पाता है, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। कब, जब 48 साल का व्यक्ति हो जाए, मुक्ति का पथ ना पाए, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। भूले, सुबह के भूले, सुबह कुछ ऐसे व्यक्ति थे, 51 व्यक्ति थे जो भूल गए थे, तो उनका भी इलाज होना चाहिए ना, उनको भूल गए थे, उनका इलाज नहीं हो पाया था। बाकी जिप्सी से 52 लोग आए थे जो कि सामाजिक और मानसिक समस्या से ग्रसित थे, तो जिप्सी से लाए गए 52 व्यक्तियों का भी इलाज होना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि जहाज का पंछी, तो जहाज से लाए गए 54 ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति थे, तो उनका इलाज होना चाहिए। आगे बता रहे हैं ऋतु चक्र। ऋतु चक्र देखिए, ऋतु चक्र माने जब ऋतु बदलता है, तो 69 प्रकार की, आधुनिक समय में क्या होता है, तो बता रहे हैं कि आधुनिक समय में जब ऋतु चक्र होता है, ऋतुओं का चक्र बदलता है, तो आधुनिक समय में क्या हो जाता है, उल्टी सीधी 6 और 9 को उल्टा उल्टा कर दीजिए, उल्टा सीधा कर दीजिए, तो उल्टी सीधी 69 प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो इसलिए ऋतु चक्र में भी इलाज होना चाहिए। आगे है भूत का भविष्य। अगर किसी व्यक्ति को क्या भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा हो जाए, भविष्य का भूत उसको पकड़ ले, है ना, तो क्या होना चाहिए, उसका भी इलाज करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, उसका भी इलाज करना चाहिए। 73 आगे बता रहे हैं कब की प्रेसी। और कब की प्रेसी क्या है, कभी की प्रेसी जो है 76 दिन से बीमार चल रही है, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। और भूत का भविष्य किसी को पकड़ा हुआ है 73 दिन से, 73 बिल्कुल झगड़ा हुआ है कि भविष्य हमारा क्या होगा, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं अगर किसी को भूत पकड़ा हो तो उसका भी इलाज होना चाहिए, है ना। 73 दिन से भूत पकड़ा है तो उसका इलाज होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जयनेन्द्र के उपन्यास घृणामयी अगर घृणामयी कोई व्यक्ति हो तो दोनों का इलाज हो। सन्यासी 40 वर्ष में अगर उसको हम भाव आ जाए तो उसका भी इलाज होना चाहिए। पर्दे की रानी अगर 42 मानसिक कृतियों से जूझ रही है, विकृतियों से, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। प्रेम और छाया की बात की जाए तो पारसनाथ अगर 44 वर्ष की उम्र में प्रेम करते हैं छाया से, तो उनका भी इलाज होना चाहिए। और निर्वासित होकर के महीप और नीलिमा 46 वर्ष से रह रहे हैं, तो उनका भी इलाज होना चाहिए। और बात कर रहे हैं कि मुक्ति पथ, अगर कोई व्यक्ति क्या हो गया है ना, 48 वर्ष में भी मुक्ति का पथ नहीं पाया, तो उसका इलाज होना चाहिए। और सुबह जो 51 लोगों को भूल गए थे, तो उनका भी इलाज हो। और जिप्सी से लाए गए 52 लोगों का इलाज हो जाए। और जहाज से लाए गए 54 ईमानदार आदर्शवादी व्यक्ति का इलाज हो जाए। ऋतु चक्र है ना, ऋतु चक्र में क्या होता है, उल्टी सीधी, आधुनिक युग में उल्टी सीधी तमाम प्रकार की बीमारियां, 69 बीमारियां होती हैं, तो उनका भी इलाज होना चाहिए। भूत के भविष्य वाले व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को भूत का भविष्य सवार है ना, उसका भी इलाज हो, है ना। 73 इलाज हो, 73 है ना। और बात करें कब की प्रेसी, अगर हैं 76 वर्ष की हैं, 76 दिन से परेशान हैं, तो उनका भी इलाज होना चाहिए। अब अगले जो उपन्यासकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, आगे
जो कि एक प्रौढ़ है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। हम अब आगे जी के प्रमुख उपन्यासों को ट्रिक के द्वारा जानेंगे। अगला बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद बास्यन को अगे नाम दिया। तो यानी कि बात करें कि जैनेन्द्र जी ने क्या किया, अगे नाम दिया। किसको? सच्चिदानंद हीरानंद बास्यन जी को। अगे नाम किसने दिया? जैनेन्द्र ने दिया। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी दिमाग में रखें। अब आगे के प्रमुख जो औपन्यासिक कृतियां हैं वो निम्न हैं, जिनमें पहला है शेखर एक जीवनी। 2 भागों में है, पहला 1940 में, दूसरा 1944 में। इसमें नायक शेखर के शौर्य का विश्लेषण किया गया है और दूसरे में शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप। बात करें तो 1951 में लिखा गया है। रेखा भुवन और गौरा की प्रेम कहानी इसमें है। और तीसरा उपन्यास इनका है अपने अपने अजनबी, 1961 में। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया है। तो अब कैसे इन सभी उपन्यास को याद करें? तो ट्रिक बना लीजिए कि शेखर क्या है, एक जीवन। शेखर क्या करता है? शेखर नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी से मिलता है ना। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि शेखर क्या करता है, नदी के द्वीप पर अपने अपने अगे अजनबियों से मिलता है। अगे से हो जाएगा अगे, शेखर से हो जाएगा शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप से हो गया नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी से मिलता है, तो अपने अपने अजनबी जो कि उपन्यास है। अब देखें कैसे इनके प्रकाशन वर्षों को देखा जाए। तो शेखर एक जीवनी है, शेखर का जीवन 40 से 44, शेखर का जीवन 40 से 44, तो पहला 40 में, दूसरा 44 में। नदी के द्वीप, बताइए 51 नदी के द्वीप पर कौन? बोले रेखा भुवन और गौरा चले गए, है ना। कहाँ गए? बोले 51 नदी के द्वीप पर। 51 नदी के द्वीप पर कौन? रेखा भुवन और गौरा गए। तो 51 से हो गया 1951, नदी के द्वीप से हो गया नदी से द्वीप, कौन? रेखा भुवन और गौरा गए। अपने अपने अजनबी, बोले 61 में क्या हो जाते हैं? सब अपने 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 व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? अजनबी हो जाते हैं। कब? तब क्या होता है? मृत्यु से, जो मृत्यु है उससे साक्षात्कार होता है। बस यही आपका ट्रिक बन गया कि शेखर के जीवनी 40 से 44 तक चलती है। नदी के द्वीप पर 51 नदी के द्वीप पर रेखा भुवन और गौरा जाते हैं और 61 की उम्र में अपने अपने भी व्यक्ति अजनबी होते हैं, तब मृत्यु का या मृत्यु से साक्षात्कार होने लगता है। आगे के अनुसार शेखर की खोज जो है अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है और शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोला की पुस्तक जिसका नाम है जो क्रिस्टोफ का जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है, इसको जो है आगे जी ने स्वीकार किया है। कुछ आलोचकों की बात करें तो शेखर एक जीवनी की जो आलोचना है प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर करते हैं। इन्हीं के आलोचकों ने इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि शेखर की एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा गया है। अगले उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज, जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। तो इनके उपन्यास वर्ष और विषय, पहला उपन्यास है पथ की खोज। 1951 में प्रेम विवाह एवं के नैतिकता का प्रश्न है। प्रेम विवाह के नैतिकता का प्रश्न भी दिखाया गया है। बाहर भीतर की बात करें तो 1954 में मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातना पूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। रोड़े और पत्थर बात करें 1958 में मध्यवर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण है। आज की डायरी 1960 में असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद के अंत का चित्रण किया गया है। और बात करें मैं वे और आप 1969 में समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण किया गया है। और दोहरी आग की लपट की बात करें तो 1973 में प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है और दूसरा सूत्र 1978 में लिखा गया है। तो इस प्रकार इन सभी उपन्यासों को कैसे याद करें? देखिए देवराज से हम लोग देवराज इंद्र को ले लें तो देवराज इंद्र क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि पथ की खोज कर रहे हैं। कितना? बोले प्रेम विवाह के लिए 51 पथ की खोज कर रहे हैं, है ना। कौन? देवराज। जानते हैं देवराज इंद्र को ना, बहुत उनको प्रेम होता था। तो बस बना लीजिएगा कि देवराज क्या कर रहे हैं कि प्रेम के लिए, प्रेम से विवाह करने के लिए, प्रेम विवाह के लिए क्या करते हैं? 51 पथ को खोजते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं? 54 बार बाहर भीतर आते हैं। कितनी बार? बोला 54 बार बाहर भीतर आते हैं और फिर क्या हो जाता है कि पत्थर और रोड़े पर पहुंच जाते हैं, है ना। इस प्रकार उनके रास्ते में 58 रोड़े पत्थर आते हैं। तो 58 रोड़े पत्थर का मतलब होता है कि रुकावट, है ना, आती है। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? वो आज थक जाते हैं और क्या करते हैं?
60 डायरी के 60 पृष्ठ पर नोट करके यानी कि 1960 में असफल वैवाहिक जीवन की तलाश का वर्णन किया गया है। तो आज क्या करते हैं, डायरी के 60वें पन्ने पर नोट करके के रुक जाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं, वे और आप क्या करेंगे 69 में, क्या करेंगे 69 के समकालीन हैं। इंद्र बता रहे हैं कि मैं, वे और आप सब जो हैं देवराज के समकालीन हैं, यानी कि 69 से 69 के वो भी हैं तो हम लोग भी उनके हैं। तो मैं, वे और आप 69 से समकालीन हैं। फिर इसके बाद दोहरी आग लेकर के क्या करते हैं, 73 क्या करते हैं, दाम्पत्य प्रेम के बारे में जानने का पता करते हैं। और क्या करते हैं, फिर 78 मिनट में दूसरा सूत्र अपनाने की बात करते हैं कि अब इसको छोड़ दिया जाए, है ना, अब क्या किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से आप याद करने की कोशिश करिएगा कि देवराज इंद्र क्या करते हैं, है ना, प्रेम विवाह के 51 पथ को खोजते हैं। तो क्या करते हैं, बाहर भीतर 51 बार आते हैं, रोड़े 58 रोड़े आते हैं उनके रुकावट पर, है ना। फिर क्या करते हैं, 60 डायरी में, है डायरी के 60वें पेज पर उसको नोट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, मैं, वे और आप 69 से समकालीन है। इसके बाद दोहरी लपट की आग उनको 73 दिखाई देती है। तो क्या करते हैं, 78 मिनट में दूसरा सूत्र निकालने की बात करते हैं कि कोई दूसरा उपाय निकाला जाएगा। अब इसका एक क्लू ये भी बना सकते हैं कि पथ की खोज, है ना, 51 जो प्रेम विवाह की 51 खोज होती है। बाहर भीतर क्या होता है, तो देखिए 54 बार जो है मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियों को बाहर भीतर किया जा चुका है। और जब कोई काम मध्यवर्गीय करता है तो उसके कार्य में 58 रुकावट आती है। मध्यवर्गीय लोगों के कार्य में क्या होते हैं, 58 रोड़े और पत्थर, यानी कि 58 रुकावटें आती हैं, रोड़े आते हैं। और कब, डायरी का 60 पेज आज भर गया, किससे, बोले असफल वैवाहिक जीवन के, यानी कि असफल वैवाहिक जीवन की लिखते लिखते आज 60 पेज भर गया डायरी का। और कह रहे हैं मैं, वे और आप क्या है 69 के समकालीन है, यानी 69 में आपका भी बर्थडे है तो हमारा भी, हम दोनों लोग 69 में हैं। और क्या है, दोहरी आग की लपट, बिल्कुल अगर दोहरी आग लग जाए प्रेम की तो एकदम 73 हो जाता है व्यक्ति, 73 गिर जाता है, कहाँ तक गिर जाएगा कोई पता नहीं है। और कह रहे हैं कि दूसरे सूत्र यानी कि दूसरे उपाय के लिए क्या करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, 7-8 मिनट सोचने दीजिए, 78 मिनट सोचने दीजिए। आज जो भी आपको ट्रिक आसान से लगे उस ट्रिक की सहायता से आप डॉक्टर देवराज जी के सभी उपन्यास को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, जो कि मानवतावादी उपन्यासकार हैं। और इनके उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और विषय इस प्रकार से हैं। पहला उपन्यास है ढलती रात 1951 में, जो कि 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। दूसरा है तट के बंधन 1955 में, प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण किया गया है। आगे है स्वप्नमयी 1956 में, स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया गया है। आगे है कोई तो 1980 में, नैतिक रूढ़ी एवं बलात्कार के शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया गया है। और अगला है अर्धनारीश्वर 1992 में, तो स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया गया है। और अगला संकल्प 1973 में प्रत्यक्षता स्त्री के मनोभाव का चित्रण किया गया है। तो इन सभी उपन्यासों को कैसे देखा जाए, देखिए विष्णु प्रभाकर की बात करें तो ढलती रात में क्या होता है, 51 लोग फंस गए हैं कहीं, तो क्या कर रहे हैं, विष्णु प्रभाकर को याद कर रहे हैं। ढलती रात में क्या हो जाए, अगर व्यक्ति फंस जाए तो किसको याद करेगा, 51 बार विष्णु प्रभाकर को याद करेगा। तट के बंधन से मुक्त होकर बोले 55 नारी क्या हो जाती है, प्रेम विवाह कर लेती है ना। कौन, बोले तट, नारी बंधन से मुक्त होकर के तट के बंधन पर जाकर के 55 युवक प्रेम विवाह कर लेते हैं। स्वप्नमयी, कह रहे स्वप्नमयी जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, 56 कल्पना करती हैं सपने में। तो ऐसे कर लीजिएगा, स्वप्न में 56 स्त्रियां, है ना, क्या करती हैं, स्वप्नमयी स्त्रियां क्या करती हैं, स्वप्नमयी स्त्रियां क्या करती हैं, 56 कल्पना करती हैं। तो स्त्री कल्पना देख ही रहे। बात करें कोई तो है जो 80 वर्ष भी क्या कर रहा है, नैतिक रूढ़ियों, है ना, और बलात्कार का शिकार हो गया है। तो कौन, कोई तो है जो 80 वर्ष में नैतिक रूढ़ियों का, है ना, इसकी समस्या देख रहा है। बात करें अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर की बात करें, अर्धनारीश्वर के पास बोले 92 क्या स्त्रियां आई हैं और अपनी समस्या और यातना लेकर आई हैं, है ना। तो 92 स्त्रियां, है ना, बलात्कार में यातना की समस्या को लेकर के किसके पास, बोले अर्धनारीश्वर के पास आई हैं 92। और किस प्रकार से 93वां संकल्प क्या है कि प्रत्यक्षता के मनोभावों को दूर किया जाए। क्या किया जाए, प्रत्यक्षता के मनोभावों का अंकन किया गया है। तो देखिए संकल्प है ना, क्या है कि जो 93 लोग प्रत्यक्ष हैं उनकी समस्या दूर की जाए। कौन संकल्प लेते हैं, विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रकार से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विष्णु प्रभाकर हैं, ढलती रात में 51 बार स्मरण करोगे तो आ जाएंगे।
तड़के बंधन पर नारी मुक्त होकर के क्या करती हैं, 55 नारी प्रेम विवाह कर लेती हैं। स्वप्न में स्त्रियाँ क्या करती हैं, 56 कल्पना करती हैं। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो क्या है 80 वर्ष की उम्र में भी नैतिक रूढ़ता और बलात्कार का शिकार हो गया है ना। अर्धनारीश्वर के पास 92 स्त्रियाँ आती हैं बलात्कार एवं हत्या की समस्या को लेकर के, और संकल्पना कितनी बोले 93 संकल्पना है कि जो प्रत्येक नारी हैं उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।